हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10 से साइंस का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि एनसीईआरटी से है। तो आप सभी जानते हैं सिलेबस रिड्यूस हो गया है इस बार। ओके, सो मैं ये वीडियो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि न्यू सिलेबस क्या है तो मैंने इसी चैनल पे क्लास 10th के साइंस का न्यू सिलेबस की एक वीडियो बनाकर डाली है, तो आप उसे देख लीजिए। और इसके पहले के चैप्टर्स यानी कि चैप्टर 1, 2, 3 की मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। ओके, तो यहाँ पे कहा गया है कि आपने पिछले चैप्टर्स में कुछ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी जिसमें आपने बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में जाना, पर इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कार्बन। कार्बन उसके एलिमेंट फॉर्म में भी और उसकी कंबाइंड फॉर्म में भी। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, उसमें आपसे कहा है कि आपने सुबह से लेकर अभी तक जो भी चीज़ें यूज़ की हैं उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है और उन चीज़ों को क्लासीफाई कर देना है इस टेबल में। ओके, तो यहाँ पे लिखना है उन चीज़ों के बारे में जो कि मेटल से बनी हुई हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर। ओके, और यहाँ लिखना है उन चीज़ों के बारे में जो कांच या फिर मिट्टी से बनी हुई हैं, ग्लास और क्ले। ओके, और थर्ड कॉलम में बाकी बची हुई चीज़ों के बारे में लिखना है। तो आप यहाँ पाएंगे कि आपने थर्ड कॉलम में जो भी चीज़ें लिखी थी उनमें से मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें कार्बन की बनी हुई हैं। ओके, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ कार्बन की बनी हुई है या नहीं? ओके, तो हमको एक मेथड चाहिए। अगर हमको पता चल जाए कि कार्बन को जलाने से क्या बनता है, वॉट वुड बी द प्रोडक्ट इफ़ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज़ बर्न। अगर हमको ये पता चल जाए तो फिर हम हर चीज़ को जला कर देख सकते हैं कि उससे वही प्रोडक्ट बनता है तो ये कार्बन है, अगर वही प्रोडक्ट नहीं बनता है तो उसमें कार्बन नहीं है। ओके, फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन, बुक्स, ये सब कार्बन से बनी हुई हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स यानी कि ह्यूमंस, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब भी कार्बन से बने हुए हैं। ओके, बट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारी अर्थ में कार्बन बहुत ही कम है, क्वाइट मच। ओके, अर्थ की क्रस्ट में यानी कि ज़मीन पर, सतह पर कार्बन 0.02% है। किन चीज़ों में कार्बन मिलता है सतह पर? मिनरल्स में, जैसे कि कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल, पेट्रोलियम, इन सब में कार्बन मिलता है। और बात करें एटमॉस्फेयर की यानी कि एयर में होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सिर्फ कितना है? 0.03%। ओके, तो आपने देखा कार्बन कितना कम है, लेकिन इतना कम होने के बाद भी वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में मौजूद होने के कारण वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में बात हो रही है। कार्बन के कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? बॉन्डिंग से बनते हैं, उनको हम कोवलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है आयनिक कंपाउंड्स की। तो जिन लोगों ने पिछले चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो वो प्लीज़ देख लीजिए, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयन्स कैसे बनते हैं? जैसे कि एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन। ओके, जब कोई भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स, एक या दो इलेक्ट्रॉन या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो भी वो आयन बन जाता है, या फिर किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो भी वो आयन बन जाता है। तो उस पर चार्ज आ जाता है, जितना उसने इलेक्ट्रॉन दिया या लिया है उतना ही उस पर चार्ज हो जाता है, तो वो फिर आयन्स बन जाता है। और इस तरह के एटम्स जब साथ में होके कंपाउंड्स बनाते हैं तो उन्हें हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। एटम का इलेक्ट्रॉन का लेन देन करने की वजह से उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाता है। ओके, समझिए, जैसे कि ये यहाँ एक एटम है, ये यहाँ एक एटम है, इसके ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, इसने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया तो वो बीच में है। ओके, शेयर करने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन के साथ में ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये दोनों आपस में पास पास रहेंगे। तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनके पास पास रहने की वजह से, इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा एनर्जी है एक दूसरे के पास रहने की। ओके, इस एनर्जी से और भी ज़्यादा एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी अगर हमको इनको दूर दूर करना है। तो वो एनर्जी हम कैसे लगाएंगे? अगर हम हीट देंगे, ओके, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? एटम्स दूर दूर मूव करने लगते हैं। ओके, तो हमको इनको बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा हीट देना मतलब
हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ये बेसिकली टेम्परेचर्स होते हैं, ऐसे टेम्परेचर जिस पे वो चीज़ मेल्ट हो जाए और ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो चीज़ बॉयल हो जाए, उसे हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं रिस्पेक्टिवली। ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होते हैं? हाई होते हैं। ये एक प्रॉपर्टी हो गई आयनिक कंपाउंड्स की। और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जब भी आयंस होते हैं, आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ओके, सो हमने आयंस के बारे में तो देख लिया। अब हम देख लेते हैं कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में। ओके, कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कुछ कंपाउंड्स के यहाँ पे दिए गए हैं, ये काफ़ी लो होते हैं, ठीक है। और ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो भी मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स में समझाया कि इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से वो एक दूसरे के पास बने रहते हैं, पर कार्बन कंपाउंड्स में ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। इट मीन्स उनमें या फिर तो इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं होते, या फिर होते भी हैं तो बहुत कम शेयर होते हैं। ओके, इसलिए उनकी तीनों चीज़ें, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट और लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये होता है कार्बन के कंपाउंड्स में। इससे हमें ये पता चलता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कम होती है। अब हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में देख लेते हैं। क्या होता है, जो भी एटम होता है उसके यहाँ बीच में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कहीं भी नहीं होते, उनकी शेल होती है। ओके, ये शेल यहाँ से उसकी रेडियस हर जगह बराबर होगी, तो ये बन गई एक शेल। ओके, तो पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं, 1 या 2। दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स बन सकते हैं। ओके, ये फिक्स्ड नंबर्स होते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सबसे पहले पहली वाली शेल में 2 भर जाएंगे। अब 6 में से 2 भर गए, कितने बचे? 4। तो दूसरी शेल में भर जाएंगे 4। लेकिन इसमें कितने होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे, पर यहाँ पर कितने हैं? 4। तो अब स्टेबल होने के लिए वो या फिर तो ये 4 दे देगा, तो ये शेल ही ख़त्म हो जाएगी, या फिर 4 कहीं से ले लेगा, तो यहाँ टोटल कितने हो जाएंगे? उसके खुद के 4 और किसी और से 4 ले लेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? उसके 8, जितने की सेकंड शेल में चाहिए होते हैं। ओके, तो अपनी कंडीशन को स्टेबल करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन का वो कोई भी एटम लेन देन करता है और इसीलिए वो रिएक्ट करते हैं। ओके, तो उनकी रिएक्ट करने की कैपेसिटी किस चीज़ पे डिपेंड कर जाती है? उनकी वैलेंसी यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये उसकी डिपेंडेंसी होती है कि वो कितना रिएक्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो देख लिया। जब आयंस होते हैं तो वो या फिर तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं या फिर गेन कर लेते हैं। एक अगर एक्स्ट्रा है तो दे देते हैं, एक अगर कम पड़ रहा है तो ले लेते हैं। इस तरह से कंपाउंड्स बन जाते हैं। पर जब कार्बन की बात होती है तो वो या फिर तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब यहाँ पर उन दोनों कंडीशंस के बारे में बात हो रही है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4- एनायन। जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन ले लेती है तो वो एनायन हो जाता है और दे देने को कैटायन बन जाता है, ठीक है। तो अगर वो ले लेते हैं, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका जो न्यूक्लियस है उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। कैसे? न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने हैं? 6। ओके, बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने थे? 6। पर उसने अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए, ओके, तो ये कुछ बैलेंस नहीं रह पाएगा। या अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये कुछ उसको स्टेबल करने में, होल्ड करने में प्रॉब्लम आएगी। इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है? अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर के हैं वो दे देता है किसी को, तो क्या होगा? देख लीजिए, यहाँ पर है 6 और बाहर फिर बचेंगे सिर्फ 2, क्योंकि दूसरी वाली जो शेल है उसके 4 तो चले गए। तो इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स। अंदर अगर 6 प्रोटॉन्स
हैं और बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में अट्रैक्शन रहता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन रहता है। तो 6 प्रोटॉन्स अंदर हैं तो वो बाहर के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स को अलग करने के लिए बहुत सारी अपन को एनर्जी लगेगी। ओके, तो ये भी मुश्किल हो जाएगा। ओके, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कार्बन क्या करता है, ना ही वो पूरी तरह इलेक्ट्रॉन्स दे देता है ना ही ले लेता है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है। जैसे ये कार्बन का एटम है, ओके, इसके यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 4 है। ये कोई और यहाँ पर एटम अगर हम ले लेते हैं, इसके भी मान लो यहाँ पर 4 हैं, तो ये क्या करेगा, इसकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस वाले एटम से थोड़ी दूर हो जाएंगे, यहाँ बीच में आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पर पूरी तरह इसके पास नहीं जाएंगे, ये इससे दूर हो जाएंगे मगर बीच में आ जाएंगे। तो ये अब इसके भी हैं और इसके भी हैं, इसको बोलते हैं हम शेयर करना। ओके, अब हम देख लेते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो अगर कोई ऐसा एटम है जिसके फर्स्ट शेल में 2 हैं और सेकंड शेल में 8 कंप्लीट हैं, तो ये कहलाएगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। गैस यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो भी ऐसे एटम्स होते हैं जिनके शेल में जितने मैक्सिमम होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो ज़्यादातर चीज़ें गैस ही होती हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, ये वाला एटम है, इसमें एक ही शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। ये है आपकी हीलियम गैस। ओके, और जो एक और एटम है जिसके फर्स्ट में 2 होने चाहिए, सेकंड में 8 होने चाहिए और उसके ऐसे हैं भी, तो वो भी एक गैस है। इस तरह से ये सभी गैसेस ही होती हैं, तो उनको नोबल गैस बोलते हैं। ओके, तो जिन एटम्स का ऐसा नहीं होता, उनके एक कम 2 कम या एक ज़्यादा 2 ज़्यादा होते हैं शेल्स में, तो वो दूसरों से शेयरिंग करते हैं, तो वो क्या बनाना चाहते हैं, वो खुद को नोबल गैस बनाना चाहते हैं। ओके, तभी वो स्टेबल हो पाते हैं। ऐसा करने से वो गैस बन तो नहीं जाते, पर उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, वो नोबल गैस की तरह हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि एटम्स अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तरह बनाना चाहते हैं। ओके, और इसीलिए वो एक दूसरे से रिएक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते रहते हैं। इस पूरे पैराग्राफ में यही लिखा था। अब यहाँ पे हम ऐसा करने के लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का आइटम कुछ इस प्रकार से होता है, ये उसका न्यूक्लियस और उसकी फर्स्ट शेल, उसमें सिर्फ एक ही शेल होती है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब चाहिए कितने हैं, 2। तो वो क्या करता है, एक और हाइड्रोजन का आइटम जो होता है उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बीच में लाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन बीच में लाएगा, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब ये दोनों इसके भी हैं, ये दोनों इसके भी हैं। ओके, तो ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। इसने अपना एक बीच में खड़ा कर दिया, इसने अपना एक बीच में ला दिया, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन बीच में आ गए। अब इसके भी दोनों हैं और इसके भी दोनों हैं। ओके, तो ये हो गई शेयरिंग और ऐसे बन जाता है ये हाइड्रोजन का एक एटम और एक और, ये हमेशा इस तरह से ही एग्जिस्ट करते हैं। तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, ऐसा H2, हमेशा 2 एटम साथ में जुड़े हुए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो उसी तरह से स्टेबल रह सकते हैं। क्योंकि अगर वो इस तरह से रहे, यहाँ पर एक ही है, पर हमको हमेशा फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 चाहिए होते हैं, तो वो इस तरह से एग्जिस्ट, एक अकेला इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता इस वाले एटम में, तो वो एक और के साथ रिएक्ट करके हमेशा H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस अपनी। ओके, जब 2 एटम्स अपना एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और उसको हम बीच में एक लाइन के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह। ओके, H लाइन H। ओके, जब 2 एटम्स 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, और ऐसे ही जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है सिंगल बॉन्ड के बारे में, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, डबल बॉन्ड के बारे में, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बोथ एटम इट इज़ कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ एटम्स इट इज़ कॉल्ड डबल बॉन्ड, एंड व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बोथ द एटम्स देन इट इज़ कॉल्ड
ट्रिपल बॉन्ड। और एग्जाम्पल में सिंगल बॉन्ड के लिए H2, ओके, डबल बॉन्ड के लिए O2 और ट्रिपल बॉन्ड के लिए N2, ओके। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोई भी बॉन्ड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स हो गए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में हैं, तो वो लोग पास पास में रहेंगे, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ओके। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। पर क्या होता है, जैसे कि H के एटम्स मिलके H2 का एक मॉलिक्यूल बन गया, ओके। ये 2 एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अब ऐसे ही एक अकेला मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है। एक और H2 का ये ऐसा है, एक एक एटम की एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो इन दोनों एटम्स के बीच में तो बॉन्ड फोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इन सभी के, पर इनके आपस में एक H2 का मॉलिक्यूल और दूसरा H2 का मॉलिक्यूल और तीसरा H2 का मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कम है, ओके। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। तो इससे क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाते हैं, ओके। और इसलिए वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ओके। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन के एटम की दूसरे एटम्स के साथ रिएक्शंस कैसे होते हैं, ओके। तो ये कार्बन का एटम, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो हम इस लाइन को भी रहने देते हैं, नहीं बनाते हैं क्योंकि ये तो कंप्लीट है, ओके। तो हम इसको देखते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, ओके, और 4 की जगह खाली है, 4 और चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हमको एक ऐसा ही एटम देखना हो जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके। हम ऐसा भी देख सकते हैं जो एक ही शेयर कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन। अभी हमने देखा कि वो अपना, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो शेयर कर सकता है। तो हम एक हाइड्रोजन का एटम इसके साथ शेयर करवा देंगे तो ये वाली जगह फिल हो जाएगी। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए कार्बन को, उसके टोटल 5 हो गए। तो ज़रूरी थोड़ा है कि हम एक ही हाइड्रोजन एटम ले सकते हैं, हम 4 हाइड्रोजन एटम भी ले सकते हैं, ओके। यहाँ से देखिए ये फिगर, 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पहले से थे, 4 उसने हाइड्रोजन के एटम लिए, उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ शेयर करवा लिया, तो उसकी ऑक्टेट में टोटल कितने हो गए, 8, जो कि उसको चाहिए थे। तो इस तरह से बन गया ये C, और उसके 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो H4, ये बन जाती है मीथेन गैस, ओके। इस टाइप से कार्बन दूसरे एटम्स के साथ रिएक्ट करता है, ओके। अब हम देख रहे थे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे हमको देखना है ग्रेफाइट और डायमंड, ये दोनों ही कार्बन के फॉर्म्स हैं। दोनों ग्रेफाइट और डायमंड में सिर्फ कार्बन ही कार्बन है। अब देखते हैं कैसे। जैसे कार्बन का ये एटम है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स खुद के पहले से हैं और 4 इसको शेयर करने हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे दूसरा कार्बन का एटम आता है, इसकी भी सेम कंडीशन है, 4 पहले से हैं, 4 शेयर करने हैं। तो ये क्या करेंगे, अपना ये वाला और ये वाला ये शेयर हो जाएगा, दोनों के पास 5-5 हो गए। अब यहाँ पर एक और कार्बन का एटम आ जाता है, तो उसका ये वाला और ये वाला शेयर हो जाता है। यहाँ पर एक और कार्बन का एटम आ गया, उसका ये वाला और इसका ये वाला शेयर हो गए। अब 4 पहले से थे, 3 इनसे मिल गए, 7 हो गए। अभी हम इस वाले की बस बात कर रहे हैं, ओके। एक और चाहिए तो एक और कार्बन का एटम आएगा और इससे शेयर कर लेगा, ओके। अब इन सभी कार्बन के एटम्स में 3-3 जगह खाली है, तो फिर ये 3-3 कार्बन के एटम से और रिएक्ट करेंगे, ये भी 3 के साथ, ये भी 3 के साथ, और इसके आगे जो 3-3 आए हैं वो भी और 3-3 के साथ रिएक्ट करेंगे, ओके। इस टाइप से पूरा एक फुटबॉल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, या फिर ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो डायमंड का ऐसे बनता है, ग्रेफाइट का ऐसा, और एक होता है बकमिंस्टर फुलरेंस C60, उसका ऐसा, ओके। तो इन सब में सिर्फ कार्बन के ही एटम्स हैं, ओके। तो ये होगा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होंगे, जो सिर्फ कार्बन से ही बने हुए हैं, ओके, पर उनका स्ट्रक्चर्स क्या है, अलग अलग है,
ओके, सो ऐसे अरेंजमेंट अलग अलग टाइप के होने के कारण उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होते हैं, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं होते। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह की, वो ग्रेफाइट स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है, डायमंड छूने में हार्ड होता है। ओके, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है कि अगर हम इन दोनों को जैसे एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो सेम चीज़ निकल कर आ रही है, बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो सेम चीज़ निकल के आ रही है, ऑक्सीजन से करवा रहे हैं तो सेम चीज़ तो मतलब रिएक्शंस अगर सेम प्रोडक्ट दे रही हैं तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। बट ऐसा करने से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, बट स्ट्रक्चर अलग होने से फिज़िकल प्रॉपर्टीज जैसे कि स्मूथ होना, हार्ड होना, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होना, ये सब चेंजेस आ जाते हैं। ओके, डायमंड को अगर हम हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर देते हैं तो वो सिंथेटाइज्ड हो जाता है, सिंथेटिक डायमंड्स बन जाते हैं, और फिर ये पता करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा डायमंड अब असली है और कौन सा नकली। ओके, और ये वाला जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है C60, इसका नाम फुलरेंस कैसे पड़ा? ओके, तो US के एक आर्किटेक्ट थे बकमिंस्टर फुलर। ओके, उन्होंने एक डोम बनाया था, जियोडेसिक डोम, जो कि कुछ इस तरह ही दिखता था, फुटबॉल के जैसा। तो इस वाले स्ट्रक्चर का नाम रख दिया फुलरेंस। ओके, अब हमको पढ़ना है वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ओके, ये आपके सिलेबस में है अभी। ओके ओके, सो यहाँ पे कहा गया है कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारी लाइफ में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कार्बन से मिलकर बनी हुई हैं। तो अब ये प्रूफ हो गया क्यों ऐसा है, क्योंकि कार्बन की रिएक्ट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना के, डबल बॉन्ड बना के, ट्रिपल बॉन्ड बना के, और वो खुद कार्बन से रिएक्ट करके कुछ स्ट्रक्चर्स बना के कुछ चीज़ें बना सकता है। इसलिए कार्बन इतनी सारी चीज़ों में होता है। So the nature of covalent bond enables carbon to form large number of compounds. तो यहाँ पे हमको दो चीज़ें देखनी हैं अभी। ओके, सो कार्बन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन्स क्या? कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एटम्स को दूसरे कार्बन के एटम से बॉन्ड बनाने की एक अलग ही क्षमता होती है, जैसा कि अभी हमने उसके एलोट्रोप्स में देखा, डायमंड, ग्रेफाइट और C60 में। ओके, उसकी इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन कहते हैं। तो हमने देखा कि वो चेन्स में रिएक्ट कर जाते हैं, एक के बाद एक चेन बनाते जाते हैं, ब्रांच चेन बनाते जाते हैं, और रिंग स्ट्रक्चर में भी बन जाते हैं। ओके, तो ये हो गई कैटिनेशन प्रॉपर्टी। Compounds of carbon which are linked by one single bond between them are called saturated compound। यहाँ पे saturated compound की definition और unsaturated compound की definition आप देख लीजिए। जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, उसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स बनते हैं। और जब 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ओके, तो हम उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जिस जो कि कारण है कि कार्बन हर चीज़ में क्यों पाया जाता है, वो हो गई कैटिनेशन। दूसरी प्रॉपर्टी भी हम देख लेते हैं। उसके पहले देखते हैं, नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन। जिस तरह से कार्बन बहुत अपने खुद के एटम्स के साथ इतना ज़्यादा रिएक्ट कर सकता है, वैसे और कोई एलिमेंट्स नहीं कर पाते। सिलिकॉन भी कुछ इस तरह रिएक्ट करता है, बट वो 7 से 8 एटम्स ही उसके रिएक्ट कर पाते हैं, बहुत लंबी चेन नहीं बनती। ओके, अब हम देखते हैं कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी, यानी कि उसकी वैलेंसी क्या है? 4 वैलेंसी जो मैंने आपको बताया था, उसकी सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4। इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी होना। ओके, तो इस कारण से वो क्या करता है, मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट कर पाता है, जैसे कि हाइड्रोजन। मोनोवैलेंट यानी जिसकी वैलेंसी 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, लेकिन फिर भी वो उससे रिएक्ट कर पाता है। कैसे? 4 हाइड्रोजन एटम्स लेके। ओके, वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन सबके साथ कंपाउंड्स बना पा रहा है। ओके, तो ये उसकी वैलेंसी का कमाल है, टेट्रावैलेंसी होने के कारण। ओके, और वो बॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। ओके, एक कारण ये भी है कि कार्बन का साइज़ काफ़ी स्मॉल है, तो उसमें ज़्यादा स्पेस होता है, और स्मॉल न्यूक्लियस है वो ज़्यादा, दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड
ऑन टू शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। ओके, साइज स्मॉल होने के कारण स्पेस कम होता है, तो न्यूक्लियस को ज़्यादा दूर तक अपनी ताकत नहीं लगानी पड़ती। न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं उनको ज़्यादा दूर तक अट्रैक्शन नहीं करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इलेक्ट्रॉन्स पास में ही होते हैं तो ज़्यादा अच्छे से वो उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाता है, इसलिए स्मॉल एटम्स स्मॉल साइज़ होने के कारण भी वो अच्छे से बॉन्ड बना पाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, कैटेनेशन, टेट्रावैलेंसी यानी कि 4 वैलेंसी 4 होना, और थर्ड प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली स्मॉल साइज़ होना। ओके, तो ये 3 कारण हो गए कि कार्बन इतनी ज़्यादा चीज़ों में क्यों पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, द 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, जो भी हमने देखा, पुट टुगेदर राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसी की वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बन पाते हैं। ओके, सो हम देख लेते हैं कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो चीज़ें जो हमको अर्थ में नेचुरली मिलती हैं वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, सो बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स ऐसे होते हैं इसमें वो लंबी लंबी कार्बन की चेन बनाता जाता है, जैसे कि अभी हमने डायमंडो ग्रेफाइट में देखा। पर डायमंडो ग्रेफाइट में सिर्फ कार्बन ही कार्बन था, बट कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिसमें कार्बन की एक लंबी चेन होने के बाद एंड में कोई नॉन कार्बन एटम यानी कि कोई और ही एटम लगा हो या फिर कोई और एटम्स का ग्रुप बनकर उसमें अटैच्ड हो। ओके, तो ये चीज़ें इस टाइप की कंपाउंड्स हमको पहले नेचुरली मिले हमारी अर्थ में। ओके, तो ये सोचा जाता था पहले कि ये सिर्फ लिविंग सिस्टम्स में ही होते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी, इंसेक्ट्स, एनिमल्स। ओके, तो सोचा गया कि इसको बनने के लिए एक फोर्स लगता होगा, इसको सिंथेसिस करने के लिए, इसको बनने के लिए। बट फ्रेडरिक वोलर, इन्होंने ये अब खुद बनाकर दिखाया। इन्होंने यूरिया बनाया, किससे? अमोनियम साइनाइड से। ये इन्होंने कब किया? 1828 में। और ये इन्होंने डिसप्रूव कर दिया कि ये चीज़ें सिर्फ नेचुरली ही मिल सकती हैं। इन्होंने ये प्रूव किया कि हम खुद भी इनको बना सकते हैं। लेकिन फिर भी आज भी कार्बाइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट और सॉल्ट्स, इन सब को छोड़ के कार्बन की बाकी चीज़ें आज भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ी जाती हैं। उनको ऑर्गेनिक ही माना जाता है क्योंकि शायद उनको अभी तक कोई लैब्स में बना नहीं पाया। ओके, सो ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये शायद सिलेबस में से हट गया है। मैंने जो देखा है सिलेबस उसमें तो नहीं है। अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करिए, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं चेन, ब्रांचेस और रिंग। ये 3 स्ट्रक्चर्स जो भी हमने देखे इनको हम फिर से देख लेते हैं। ओके, तो अब देख लीजिए यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 4 एटम हैं। जब भी कार्बन का 1 एटम होता है तो उस कंपाउंड का नाम कैसे रखते हैं? उसमें स्टार्टिंग में मिथ लगाते हैं। ओके, और जब भी सिंगल बॉन्ड होता है, ओके, तो उसमें एन लगाते हैं, तो इसका नाम बन गया मीथेन। अब इन सब में सिंगल बॉन्ड है, तो देखिए इनके आगे पीछे क्या लगा है? एन ई। पर यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है तो हमने मिथ लगा दिया। 2 एटम में इथ लगता है, 3 एटम में प्रोप लगता है, 4 एटम्स में ब्यूट लगता है, 5 एटम्स में पेंट, 6 एटम्स में हेक्स लगता है। ओके, पर सब में क्या है? सिंगल बॉन्डिंग है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, सबके लास्ट में एन लगा है। ओके, तो ये यहाँ से याद रख लीजिए कि सिंगल बॉन्ड में क्या लगेगा? एंड में एन। डबल बॉन्ड में क्या लगता है? एन। ओके, सो अभी तक हमने सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज किए। अब हम क्या करते हैं कि बॉन्ड्स चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ सब कुछ सिंगल बॉन्ड ही है। ओके, अब हमको करना है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने हेक्सेन देखा, इन सब में सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पे 14 हमको हाइड्रोजन के एटम्स चाहिए थे। पर अगर हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो हमको हाइड्रोजन के एटम सिर्फ 6 चाहिए। तो डबल बॉन्ड लगने से इसके पीछे क्या लग जाना चाहिए? ईन, तो ये बन गया बेंजीन। ओके, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है। ओके,
ओके, तो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। यहाँ से हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन आ सकती है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, याद कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ से कार्बन कंपाउंड से। ओके, और जो अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी कि सॉरी, जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड है, उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। और जो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, जो कि अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन्स कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम एल्काइंस कहेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कहा है, जो कि हमको सिलेबस में नहीं है। ओके, होमोलोगस सीरीज सिलेबस में है, तो हम इसको अब पढ़ लेते हैं। ओके, सो होमोलोगस सीरीज समझने के लिए हम थोड़ा ऊपर जाते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, ओके, अगर इसमें से हम H हटाकर यहाँ पर कुछ और लगाते हैं, तो ये जो कुछ और होगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप। अगर हम यहाँ पर लगा दें OH, सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ओके, तो हम H हटाकर यहाँ पर OH लगा दें, OH में क्या होगा, OH क्या होता है, ऑक्सीजन, उसको 2 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करने पड़ते हैं, तो एक तो वो H के साथ कर लेगा, एक की जगह खाली है, तो इस पूरे को उठाकर हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ इस वाले H को हटा के, तो OH क्या हो जाएगा, इसका फंक्शनल ग्रुप। ओके, इसकी वजह से ही इस पूरे कंपाउंड की फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी बदल जाएंगी OH के आने की वजह से। ओके, तो जब भी कोई ऐसे कंपाउंड्स की सीरीज़ हो जिसमें फंक्शनल ग्रुप कॉमन हो, उसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़, और वो फंक्शनल ग्रुप ही उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। ओके, तो इन सभी में क्या लगा हुआ है, OH। यहाँ नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ़ H एटम्स बढ़ते जा रहे हैं। ये वही टेबल है जो अभी हमने ऊपर देखी, पर उसमें सब में से एक एक H को हटाकर क्या लगा दिया गया है, OH। ओके, ओके, सो हमको यहाँ पर अपने टेबल से कुछ जो हमने ऊपर टेबल देखी उसमें से कुछ कंपाउंड्स सीखने हैं। सबसे पहला है CH4 और C2H6। इसमें पहले वाले में कार्बन का एक एटम है, दूसरे में कार्बन के 2 एटम्स। पहले वाले में H के 4 एटम्स हैं और दूसरे वाले में H के 6 एटम्स। तो इनका अगर हम माइनस करके देखें दूसरे वाले में से पहले वाले को, तो कितना निकल रहा है, H की 6 एटम्स हैं और H की इसमें 4 एटम्स हैं, तो माइनस करने पे H के 2 एटम्स बचेंगे, और यहाँ कार्बन के 2 एटम्स हैं और यहाँ पे कार्बन का एक ही एटम है, तो माइनस करने पे 1 बचेगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड, CH4 C2H6। तो यहाँ पे कार्बन का एक था, यहाँ कार्बन का 2, तो 1 और 2 का हमने देख लिया। अब कार्बन की 2 और कार्बन के 3 एटम का डिफरेंस करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी CH2 आ रहा है। ओके, तो ये सिमिलर आ रहा है। फिर कार्बन की 3 और कार्बन की 4 को करके देखेंगे तो भी यहाँ पर CH2 ही आएगा। ओके, सो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 यूनिट, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 यूनिट। एटॉमिक मास क्या होता है कि एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो उसका एटॉमिक मास आएगा। तो कार्बन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स भी उसमें 6 ही होते हैं, तो उसका एटॉमिक मास 12 आता है। और हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो उसका एटॉमिक मास 1 आता है। ओके, अब हम एल्कीन्स की होमोलोगस सीरीज़ लेके देखते हैं, जिसमें कि डबल बॉन्ड होते हैं एल्कीन्स। ओके, तो ये रही उसकी होमोलोगस सीरीज़। तो देखिए 4 में से 3 एटम्स को हटाया, एक ही एटम बचा, 8 में से 6 हटाए, 2 बचा। तो यहाँ भी डिफरेंस क्या आ रहा है, CH2। ओके, तो यहाँ से एल्कीन्स को लिखने के लिए एक जनरल फार्मूला निकल कर आया, CnH2n। देखिए कैसे, C अगर N है, C के कितने एटम्स हैं, N, तो H के कितने होंगे, C के अगर N है तो H के 2N होंगे, यानी कि उससे डबल, N यानी कि कोई भी नंबर। तो यहाँ पे C के 3 हैं, 3 2 जा, तो N कितना है, 3, 3 2 जा 6, तो H के 6 आ गए। यहाँ पर C के 4 हैं, तो H के कितने हैं, 8, तो ये भी डबल हैं।
तो C के जितने भी हैं उसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो H के एटम्स निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ से हमको एल्कीन्स के लिए डबल बॉन्ड वाले सीरीज़ के लिए क्या मिल गया, फॉर्मूला। तो अब क्या आप एल्केन्स और एल्काइंस के लिए फॉर्मूला इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज इन द एनी होमोलोगस सीरीज अ ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सीन। जैसे कि होमोलोगस सीरीज़ का एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, जैसे पहले C3H6 था, अब और बड़ी हो गई C4H8, C5H10, तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपको एक गिराव दिखेगा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कम होती जा रही हैं। ओके, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ा देने से मतलब ज़्यादा एटम्स करने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जो बाकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि एटम्स के दूर दूर होने से होती हैं वो कम दिखेंगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो वो एटम्स ज़्यादा पास पास जकड़े हुए हैं, तो वो कैसे दूर दूर होंगे, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया, पर दूसरी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि सॉल्यूबिलिटी ये सब कम हो जाएंगी। बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिर्फ फंक्शनल ग्रुप से ही देखी जाएंगी, बाकी तो वो हर जगह सेम ही रहती हैं, चाहे उनको कितना भी बढ़ा लो कितना भी हटा लो, बट अगर फंक्शनल ग्रुप लगाया या चेंज किया तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। ओके, अब यहाँ पे इन सब के बीच में आपको इस एक्टिविटी में डिफरेंस निकालने को कहा है। ओके, तो CH3OH है, C2H5OH है, OH तो गए काम से। ओके, H5 में से H3 गया तो H2 बचा, C2 में से C गया तो C बचा। देखिए फिर से वही आया। अब फंक्शनल ग्रुप अगर सेम लगा दिया है सभी में तो वही डिफरेंस आएगा जो पहले आएगा, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे से माइनस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ओके, ये थी ये वाली एक्टिविटी। अब इसके आगे नॉमेनक्लेचर ये आपको नहीं पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, इथेनॉल इथेनॉइक एसिड भी साफ साफ इस बार एक सिलेबस में नहीं है तो नहीं पढ़ना है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स जो कि हर साल पेपर में आते थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन इस साल आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये हो गया यहाँ पे चैप्टर ख़त्म। अगर आपको लगता है आपको समझ में नहीं आया तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स बताइए। अगर ज़्यादा ही डाउट्स है तो मैं फिर से दूसरी वीडियो बनाकर डालूँगी। ओके, जो भी डाउट है जो भी बात है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। थैंक यू।